भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर जो है निरंतर घट रही है और यह गिरावट 2016 में नोटबंदी और जीएसटी के बाद ही शुरू हुई। इसके चलते 400 मिलियन लोग फिर गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। डिमांड चेन को पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए अब तक कोई सतही कार्यक्रम नहीं आया। नमस्कार, मैं अंचला सिंह शहर परिक्रमा के खास कार्यक्रम आम मुद्दे में आपका स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आपको मैं मिलवाने जा रही हूं एक ऐसे शख्सियत से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, आज हमारे बीच उपस्थित है भारतीय आर्थिक परिषद के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रोफेसर नागेश्वर शर्मा जी, जो पूर्व में सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के डीन व एएस कॉलेज देवघर के प्राचार्य के पद की गरिमा को भी बढ़ा चुके हैं। तो आज हम इनसे भारत सहित पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति के विषय में विचार करेंगे और उसके समाधान के विषय में जानेंगे। और नमस्कार सर, इस कार्यक्रम आम मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी सुस्ती आ गई है, इसकी क्या वजह है? धन्यवाद मैडम। भारतीय अर्थव्यवस्था विगत 4 वर्षों से मेरी दृष्टि में सुस्ती की मार झेल रहा है। 2016 के मध्य से ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। ऐसे अर्थव्यवस्था की 4 स्थितियां होती हैं: तेजी, सुस्ती, मंदी और चेतना की अवस्था। यह ग्लोबल फेनोमेनन है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो नवंबर 2016 में एकाएक केंद्रीय सरकार ने नोटबंदी का आह्वान किया, नोटबंदी की घोषणा की। 500 और 1000 रुपये के नोट पर पाबंदी लग गई और यह एकाएक यह घोषणा की गई। और इस घोषणा के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में जितने भी कारोबारी थे, सबों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों से मेरा तात्पर्य यह है कि किसी भी कारोबार का जीवन रक्त पूंजी होता है, नगदी होता है। हर कोई, छोटे छोटे कारोबारी जितने हैं, बड़े कारोबारियों को भी कुछ न कुछ नकदी के रूप में रखना पड़ता है। आम उपभोक्ता को भी कुछ न कुछ महीने भर के आवश्यक खर्च को पूरा करने के लिए अपने पास नकदी रखना पड़ता है। डे टू डे अफेयर्स से मीट करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ न कुछ नकदी सबों को जरूरत पड़ती है। और एकाएक इस घोषणा ने लोगों को तिलमिला दिया। नकदी की कमी हो गई, निवेश का काम बंद हो गया, इससे उत्पादन प्रभावित हुआ और उत्पादन जब प्रभावित हुआ तो रोजगार प्रभावित हुआ। और जिन लोगों की छटनी की गई उनकी आय घट गई, पुनः बाजार में मांग कम गई और मांग कमने से फिर उत्पादन कम हुआ। तो यह एक सर्किल चल गया। तो मेरी राय में नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था ने सुस्ती को देखना शुरू किया था। सबसे बड़ी वजह भारतीय अर्थव्यवस्था में 2016 में जो सुस्ती दिखाई पड़ी, उसके पीछे नोटबंदी ही प्रमुख कारण था। ये जो जीडीपी का चढ़ना या वृद्धि या घटना, इसमें घरेलू उत्पाद का जो बढ़ता घटता है, इसका क्या मतलब है? इसको विस्तार से आप बताइए। देखिए, अर्थशास्त्र में 2 शब्दावली है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, 2 टर्मिनोलॉजी है। एक को कहते हैं हम लोग आर्थिक समृद्धि और दूसरे को कहते हैं आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास का संबंध, आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसे बहुत ही संक्षेप में हम समझाएंगे। अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं,
एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और अन्य क्षेत्र जो हैं, इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर अगर कह दें तो उसमें सब आ गए। तो इनके द्वारा जो एक वर्ष के भीतर उत्पादन हुआ उसका टोटल जो है वह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और उस टोटल उत्पाद की कीमत अगर बाजार मूल्य पर आंकी जाए तो जितना वैल्यू आता है वह सकल घरेलू उत्पाद की कीमत कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। हम लोग उसे अरबों में आंकते हैं, करोड़ों में आंकते हैं। अब उसमें अर्थव्यवस्था में पिछले साल कितना सकल घरेलू उत्पाद था और इस बार सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा, दोनों में अगर अंतर हुआ, वृद्धि हुई, तो उसे हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कहते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद का संबंध गरीबी कम करने से है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से है। और इसकी चर्चा अभी जोरों से हो रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर जो है निरंतर घट रहा है और यह गिरावट 2016 में नोटबंदी और जीएसटी के बाद ही शुरू हुआ। जीएसटी ने भी धक्का दिया और नोटबंदी ने भी धक्का दिया। तो सकल घरेलू उत्पाद को ही हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं और इस आर्थिक समृद्धि की दर घट रही है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है गरीबी दूर करना। जो गरीबी हमारी अर्थव्यवस्था में घटकर 23% पर आ गई थी, अभी एक अनुमान के अनुसार जो विकास दर में, आर्थिक समृद्धि दर में निरंतर गिरावट आई, इसके चलते 400 मिलियन लोग फिर गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। जो गरीबी रेखा से ऊपर गए थे सरकारी कार्यक्रमों के चलते, विकास दर में वृद्धि के चलते, जो लोग गरीबी से ऊपर आए थे वे लोग पुनः वापस गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। और ऐसे लोगों की संख्या अभी बताई जा रही है, कोविड-19 के तहत यह आंकड़ा आया है कि 400 मिलियन लोग अर्थात 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा में फिर आ जाएंगे। तो यह आर्थिक समृद्धि दर जो है यह अर्थव्यवस्था की गति, दिशा इत्यादि तय करता है। लेकिन आर्थिक विकास इससे थोड़ा हो गया। जब इसकी चर्चा हो रही है तो हम बहुत संक्षेप में बता देना चाहेंगे कि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से अलग है। आर्थिक विकास के तहत आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो है ही, आधारभूत ढांचा में परिवर्तन तो है ही, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलाव से भी संबंध है। और आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य होता है कि अर्थव्यवस्था में रह रहे लोग जो हैं, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हैं लोग, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। जिनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न कोटि का है, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। और जीवन स्तर में सुधार हुआ, इसके लिए जो पैरामीटर तय कर गया है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, बीमारी, ये सारे चीज आते हैं। तो इन सारे चीजों को दूर करने का लक्ष्य आर्थिक विकास का होता है, आर्थिक समृद्धि का नहीं होता है। दोनों में यही अंतर है कि आर्थिक समृद्धि क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है और आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास का लक्ष्य होता है आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। हम लोग आर्थिक समृद्धि 10 से 12% किए, लेकिन अभी भी झारखंड में 45% बच्चे कुपोषित हैं और 63.5% महिलाएं कुपोषित हैं। संथाल परगना में तो और ज्यादा है, आदिवासी परिवारों में तो और ज्यादा है। सर, अभी कोविड-19 महामारी फैला, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई, इसकी क्या वजह है?
कोविड-19 का पहला केस हमारे यहाँ जनवरी में आया था और उस समय सरकार ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया और हमारे वैज्ञानिकों ने भी नहीं लिया, डॉक्टरों ने भी नहीं लिया। मार्च आते आते इसकी गंभीरता समझ में आई। उसे हम देरी नहीं कहेंगे क्योंकि यह इस तरह का वायरस पहली बार देखने सुनने को मिला। तो मार्च में आके इसकी गंभीरता जब महसूस हुई तो एकाएक जनता कर्फ्यू 2 दिन का लगाया गया और फिर लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन ऐसा हुआ कि उसमें सारे कारोबार बंद हो गए, वह रेल हो, सड़क यातायात हो, हवाई यातायात हो, इनफॉर्मल सेक्टर्स के उद्योग हों, छोटे कारोबारी हों, बड़े कारोबारी हों, दिहाड़ी मजदूर हो, रियल एस्टेट का कारोबार हो, सारे के सारे कारोबार ठप हो गए। और अब आप सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जिससे जीवित रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था को जीवंत रखा जाता है, और वह अगर ठप हो जाए तो अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी। तो करीब करीब 48 दिनों का लॉकडाउन रहा और उस लॉकडाउन के दौरान सारे के सारे कारोबार ठप हो गए। यहाँ तक कि इनफॉर्मल सेक्टर्स जहाँ 150 MSME जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें 150 लोग काम करते हैं, 200 लोग काम करते हैं, वैसे सारे उद्योग भी अपने मजदूरों को, अपने कर्मियों को तनख्वाह देने में असमर्थ हो गए। और वैसे लोगों को कहा गया कि अभी कोई उम्मीद नहीं है कि हम आपको काम देंगे, अतः आप जहां जाना चाहें वहां जाएं। और सारा उत्पादन ठप हो गया। और हमने अभी बताया कि अर्थव्यवस्था में जो 1 साल में या 3 महीने में 4 फेज होता है, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही। प्रत्येक तिमाही को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात का आकलन करता है कि हमारा विकास दर क्या रहा, आर्थिक समृद्धि दर क्या रही। तो उसी क्रम में यह देखा गया कि कोविड-19 के चलते हमारी आर्थिक समृद्धि दर जो है बिल्कुल घट गई। शुरू में तो 2% दिखाया गया, 3.5% दिखाया गया, 2% दिखाया गया, बाद में तो यहां तक हुआ कि 0 पर आ गया। और अब तो यह हो गया है कि -23.9% उसमें गिरावट आई है। तो इस कोविड-19 के चलते जो कारोबार बंद हुए, लोगों की नौकरी पूर्णतः चली गई। इतना ही नहीं, जो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी थे, जो सरकार के उपक्रम है जिसको पब्लिक इंटरप्राइज कहते हैं, वहां लोगों की नौकरी नहीं गई, लेकिन उनके वेतन में भी कटौती की गई। फलतः क्या हुआ कि उनकी क्रय शक्ति भी घट गई, खरीदने की क्षमता घटी। और हमने अभी कहा कि अगर हमारी आमदनी चली जाए तो हम बाजार किस बात को लेकर जाएंगे। हमारे पास पैसे रहते हैं तभी हमारी इच्छा होती है और तभी हम उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए बाजार जाते हैं। तो वे लोग भी बाजार में खरीदारी कम कर दिए और बाजार खुला ही नहीं था, खरीदारी करते कहां। तो इस कोविड-19 ने, जिसका परिणाम लॉकडाउन हुआ, उसने अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया। और मेरी राय में, एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, यह सुधरने में समय लगेगा।
अगर सरकार प्रोत्साहन के कार्यक्रम चलाएंगे भी तो वह कोई यह नहीं है कि बिजली का स्विच दबाए और प्रकाश सामने आ गई। ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था तो अपनी गति से काम करता है, उसका एक चक्र होता है, तो उस चक्र को फिर गतिमान बनाने के लिए समय की जरूरत है। और आनंद फानंद में इसमें बदलाव आने वाला है ही नहीं। सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा और तत्क्षण मिलेगा भी नहीं। इसमें कितना समय लग सकता है? मेरी राय में इसको प्रभावी होने में, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, MSME को दिया जा रहा है, कृषकों के लिए पैकेज दिया जा रहा है, ये सारे के सारे प्रोत्साहन कार्यक्रम, लोकल को वोकल बनाना है, फिर ग्लोबल बनाना है, अभी एक विश्वास योजना शुरू हो रही है, इन सारे कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने में, क्रियान्वित करने में कम से कम 6 महीने का समय तो लगेगा ही। और जब क्रियान्वित होगा तब धीरे धीरे उसका असर दिखाई पड़ेगा। और उसमें भी मेरी एक राय है, कभी जितने भी कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जा रहे हैं, सबका संबंध सप्लाई चेन से है। उसकी चर्चा पीछे करेंगे, आगे करेंगे। सप्लाई चेन से है। डिमांड चेन को पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए अब तक कोई सतही कार्यक्रम नहीं आया है। और जब तक दोनों चेन में बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर नहीं आएगी। सर, जितने भी प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने राज्यों में वापस आ गए, इसकी क्या वजह थी और कौन सा सेक्टर था जो ज्यादा प्रभावित हुआ इस कोविड-19 में? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, लॉकडाउन हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, वह 90% श्रमिकों को काम देता है। श्रम बाजार में जितने श्रमिक आते हैं उसमें से 90% श्रमिक इनफॉर्मल सेक्टर में काम पाते हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। 90% लोग वहां है, 10% लोग केवल फॉर्मल सेक्टर में है। तो ये जो मजदूर हैं, तीन चार तरह के मजदूर हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूर है, अस्थाई मजदूर है, कुछ जो है ना स्थायी मजदूर है। तो सारे के सारे मजदूर रोड पर आ गए। और इन मजदूरों की कमाई क्या होती है? 5,000 से लेकर 20,000 तक है। तो आप अंदाज कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में इनकी जो भी कमाई थी, जो भी सरप्लस था, वो तो 15-20 दिनों का खर्चा था। और 15-20 दिनों के बाद इन लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई और इन लोगों का कोई स्थायी निवास भी नहीं होता है। कुछ को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी लोग एक कमरे में 20-20 आदमी सोते हैं और उस कमरे का भाड़ा देने में ये लोग सक्षम नहीं थे। ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि घर लौट जाए। और अब घर लौटने की समस्या जबरदस्त हुई। हम सबों ने देखा कि प्रवासी मजदूर रास्ते में बड़ी संख्या में अपने जान गंवाए। खाने के पैसे नहीं थे, रास्ते में कहीं कुछ लोगों ने दे दिया तो खा लिए। ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल चल रहे हैं, साइकिल से भाग रहे हैं, रेलवे पटरी पर सो रहे हैं, लोग कट रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई और तब जाके राज्य सरकारों की नींद टूटी
कि अपने अपने स्टेट के प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जाए। ट्रेन की मांग हुई और ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी हुआ। उसमें झारखंड ने सबसे पहले पहल ली और झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, मतलब प्राय सभी राज्यों में प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई। अब इतने बड़े पैमाने पर वापसी हुई, जो कल तक शहर में कमा खा रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे, बच्चों के लिए कुछ पैसा भेजते थे, अपने घर खर्च के लिए कुछ पैसा भेजते थे, घर खर्च के लिए पैसा भेजते थे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वे खाली हाथ घर लौट के आए तो उसकी क्या स्थिति थी। ऐसे में जब वे घर आए तो सामाजिक पर्यावरण भी गड़बड़ा गया। जिस घर में कभी वे आदर पाते थे, वहां जगह नहीं मिलने के चलते सामाजिक समस्याएं पैदा हुई, सामाजिक वातावरण बिगड़ा। खैर, इसकी बात तो लंबे तौर पर की जा सकती है। तो ये लोग बेरोजगार रहित प्रवासी मजदूर अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए और सिवाय इसके कि मनरेगा में काम दिया जाए, कोई तत्काल रोजगार प्रदान करने वाला स्कीम किसी राज्य के पास नहीं था। और मनरेगा के लिए पिछले बजट में 60 करोड़ रुपया दिया गया था, पुनः उसमें 40 करोड़ रुपया डाला गया, 60,000 करोड़, फिर 40,000 करोड़ डाला गया, 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मनरेगा विश्व का रोजगार देने वाला, ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन इसकी भी क्षमता है। 100 दिन का काम कहां मिल पाता है लोगों को? 60-70% काम मिलता है, 100% काम कभी नहीं मिलता है। यह नॉर्मल समय की बात है। और एकाएक प्रवासी मजदूरों का बोझ पड़ जाए और सभी कहे कि हमको काम दीजिए, तो क्या यह संभव है? यह संभव नहीं था। मनरेगा को एक्सपेंड किया गया, कहा इसको प्लांटेशन से जोड़ दीजिए, कहे तालाब और यह सब बनना बंद हो गया है, केवल कुआं का कार्यक्रम जारी है। ऐसी स्थिति में हुआ कि इसको प्लांटेशन से जोड़ दीजिए, रेलवे की जो पड़ती जमीन है उसको उपयोग में लाने के लिए मनरेगा से जोड़ दीजिए। यह सब जरूर हुआ, लेकिन जून आते आते बारिश शुरू हो जाती है और जून से लेकर सितंबर तक का महीना जो होता है वो बारिश का होता है और यह मनरेगा श्रमिकों के लिए हंगर सीजन होता है, भूख का काल होता है, क्योंकि काम नहीं मिलता है। बारिश इतनी होती है कि कोई काम नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रवासी मजदूरों का संकट काफी बढ़ गया और यही कारण है कि महीना 1.5 महीने के बाद ही प्रवासी मजदूर फिर वापस जाने लगे। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो आर्थिक पैकेज मिला, इससे जितने भी व्यापारी थे, मिडिल क्लास या लघु सूक्ष्म जो भी व्यापारी हैं, उन्हें क्या लाभ मिला इसका? मेरी राय में अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। मैंने पहले ही कहा कि लाभ देखने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। सभी MSME के पास पैकेज पहुंच जाए और पैकेज पहुंचने के रास्ते में हमारी बैंकिंग प्रणाली है और हमारी बैंकिंग प्रणाली पहले से कई तरह के दबावों में है। अब बैंक और अधिक दबाव लेना नहीं चाहता है
तो लाभ है लाभार्थी तक पहुंचे, एमएसएमई तक पहुंचे, मजदूरों तक पहुंचे, कृषकों तक पहुंचे, बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचे। तो इसमें समय लगेगा, हमने पहले भी कहा। और जब पहुंच जाएगा और वे उसका निवेश करना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, वह जब शुरू होगा तो निवेश उस उद्योग में काम करने वाले लोगों की आय को बढ़ाएगा, अर्थात उसकी आमदनी होती है। और जब उसके पास पैसे आएंगे तो फिर आर्थिक चक्र जो है आगे की ओर घूमेगा। सर, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें क्या लगता है अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है? अभी नहीं आ रही है, अभी आने में समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि 25 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने पहली तिमाही का रिपोर्ट पेश किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अर्थव्यवस्था में समग्रता के तौर पर उपभोग स्तर में कमी आ गई है, अर्थात उपभोग करना ही लोगों ने छोड़ दिया। उपभोग से मतलब केवल खाद्यान्न पदार्थों के उपभोग से नहीं है, बहुत उपभोग में कमी आई। ट्रांसपोर्ट जो बस यूज करते थे वह भी एक तरह से उपभोग है हम लोगों का, रेलवे यूज करते थे वह भी उपभोग है, हवाई जहाज यूज करते थे वह भी उपभोग है। और सारी सामग्रियां, सारे पदार्थ, मशीनरी से लेकर कपड़े तक, दवाइयां तक, सब प्रभावित हुआ। और इसमें जो उपभोग स्तर में कमी आई है, तो जब तक उपभोग स्तर जो है समग्रता के तौर पर पिछले स्तर पर नहीं आएगा तो आपको चेतना अर्थव्यवस्था में आ गई ऐसा लक्षण दिखाई नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसमें समय लगेगा, 6 महीने का समय तो जरूर लगेगा। ठीक है सर, इस कार्यक्रम आम मुद्दे में आपने आज दर्शकों को अर्थव्यवस्था के विषय में बहुत कुछ जानकारी दी, इसलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आर्थिक मुद्दों के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर नागेश्वर शर्मा जी से रूबरू करवाया और उन्होंने आपको अर्थव्यवस्था के विषय में बहुत सी जानकारी दी। आगे भी शहर परिक्रमा अलग अलग विषय के विशेषज्ञों से आपको मुलाकात करवाती रहेंगी और बहुत सी जानकारी मिलते रहेगा आपको।